हेलो और इस नए एक्सप्लेनर में आपका स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं एविएशन इतिहास के सबसे बड़े गैम्बल यानी सबसे बड़े दांव के बारे में। सोचिए, एक अचानक आया घरेलू संकट कैसे भारत की सबसे बड़ी एयरलाइन को एक बेहद महत्वाकांक्षी अंतर्राष्ट्रीय विस्तार पर मजबूर कर सकता है। यह सिर्फ एक एयरलाइन की कहानी नहीं है, बल्कि एक ऐसा भारी वित्तीय जुआ है जो या तो उन्हें ग्लोबल दिग्गज बना देगा या फिर इतिहास के पन्नों में एक और नाकाम कोशिश के रूप में दर्ज हो जाएगा। तो चलिए इस रोमांचक विषय में गहराई से गोता लगाते हैं। चलिए आज के इस सफर की रूपरेखा देख लेते हैं। हम शुरुआत करेंगे डोमेस्टिक क्राइसिस से, फिर समझेंगे एविएशन के 3 जाल, इसके बाद तेल के दिग्गजों से मुकाबला, फिर ग्लोबल स्लॉट्स और हब्स की बात होगी, और अंत में देखेंगे इस हाइब्रिड दांव का भविष्य। तो चलिए शुरू करते हैं पहला सेक्शन, घरेलू संकट। फ्यूचर स्ट्रैटेजी को समझने के लिए हमें पहले उस हालिया क्राइसिस को समझना होगा जिसने बड़े बड़े एयरपोर्ट्स को सच में रिफ्यूजी कैंप जैसा बना दिया था। 3 लाख से भी ज्यादा यात्री परेशान हुए। दिसंबर की शुरुआत में हालात बहुत तेजी से बिगड़े। 2 दिसंबर को सिर्फ देरी शुरू हुई, लेकिन 5 दिसंबर आते आते वो हुआ जिसे 60% मार्केट शेयर वाली इस एयरलाइन का सबसे काला दिन कहा गया। एक ही दिन में 400 से ज्यादा फ्लाइट्स रद्द। मतलब ये कोई छोटी मोटी बात बिल्कुल नहीं थी। अब आप सोच रहे होंगे कि ये हुआ कैसे, कोई तकनीकी खराबी या हड़ताल? जी नहीं, इसका असल कारण था नए डीजीसीएस सेफ्टी नियमों का सख्ती से लागू होना। ग्लोबल सेफ्टी स्टैंडर्ड से मैच करने और पायलटों की थकान कम करने के लिए ये नियम आए थे, जैसे हफ्ते में लगातार 48 घंटे का आराम और रात में सिर्फ 2 लैंडिंग। यात्रियों की सुरक्षा के लिए ये एक बहुत ही जरूरी और निष्पक्ष कदम था। लेकिन यहीं से असली प्रॉब्लम शुरू हुई। एक लो कॉस्ट मॉडल जो मुनाफा कमाने के लिए अपने विमानों को दिन में 14-14 घंटे आसमान में रखता है, वो इन कड़े अंतर्राष्ट्रीय मानकों के सामने बुरी तरह लड़खड़ा गया। एयरलाइन ने नई जरूरतों के हिसाब से पायलटों की संख्या का पूरी तरह से गलत अनुमान लगा लिया। नतीजा, प्लेन तो रेडी हैं, लेकिन उड़ाने के लिए पर्याप्त रेस्ट किए हुए पायलट ही उपलब्ध नहीं है। इसी वजह से उन्हें 10 फरवरी तक का एक्स्ट्रा टाइम मांगने के लिए इतनी भारी संख्या में फ्लाइट्स कैंसिल करनी पड़ी। आगे बढ़ते हैं हमारे दूसरे सेक्शन की तरफ, एविएशन के 3 जाल। अब उन आर्थिक चुनौतियों को समझना जरूरी है जो एविएशन में मुनाफा कमाने को एक अंतहीन संघर्ष बना देती हैं। ये डेटा वाकई चौंकाने वाला है। एक तरफ दुबई और लंदन जैसे ग्लोबल हब्स हैं जो एविएशन फ्यूल पर 0% टैक्स लेते हैं, और दूसरी तरफ हमारे यहाँ लोकल लेवल पर स्टेट टैक्स बहुत भारी हैं। महाराष्ट्र में 18%, दिल्ली में 25% और तमिलनाडु में तो ये 29% तक पहुंच जाता है। इसका सीधा सा मतलब यह है कि हमारी एयरलाइंस को सिर्फ इन स्टेट टैक्सेस की वजह से हर साल सैकड़ों करोड़ों रुपए का एक्स्ट्रा बोझ उठाना पड़ता है। दूसरा बड़ा जाल है करेंसी ट्रैप। इसे ऐसे समझिए, एविएशन फ्यूल का इंपोर्ट डॉलर में होता है। अब अगर डॉलर के मुकाबले रुपया 80 से गिरकर 85 पर भी आ जाता है ना, तो बिना एक भी एक्स्ट्रा किलोमीटर उड़े एयरलाइन के खर्चों में सीधे 50 करोड़ रुपए जुड़ जाते हैं। है ना हैरान करने वाली बात? और तीसरा जाल है अत्यधिक प्राइस सेंसिटिविटी। हमारे डोमेस्टिक मार्केट में अगर कोई एयरलाइन अपनी लागत निकालने के लिए टिकट के दाम में सिर्फ 1000 रुपए भी बढ़ा दे, तो यात्री तुरंत ट्रेनों या बसों की तरफ मुड़ जाते हैं। इन 3 बड़े ट्रैप्स की वजह से ही डोमेस्टिक मार्केट ऐतिहासिक रूप से कम मुनाफे वाला रहा है, और इसीलिए अब सर्वाइवल के लिए देश की सीमाओं से बाहर देखना एक रणनीतिक मजबूरी बन गया है। चलिए अब इंटरनेशनल स्टेज पर चलते हैं। सेक्शन 3, तेल के दिग्गजों से मुकाबला। अब ये विस्तार कैसा है? एकदम डेविड बनाम गोलियत वाली लड़ाई जैसा। एक तरफ एक प्राइवेट लो कॉस्ट कैरियर जिसका पॉइंट टू पॉइंट का इतिहास है और मुनाफा है 7,200 करोड़ रुपए। सुनने में अच्छा लगता है, लेकिन दूसरी तरफ देखिए, एमिरेट्स जैसा एक सरकारी समर्थन प्राप्त दिग्गज जो ग्लोबल हब मॉडल पर काम करता है और जिसका मुनाफा 53,000 करोड़ रुपए का है, और उनके पास अथाह तेल संपत्ति का बैकअप है। तो आप इस नई जंग के खौफनाक स्केल का अंदाजा लगा सकते हैं। एक इंडस्ट्री एक्सपर्ट का ये कोड बिल्कुल सटीक है। लॉन्ग हॉल मार्केट में घुसना कितना बड़ा रिस्क है, ये हम वाओ एयर और नॉर्वेजियन एयर जैसी मशहूर लो कॉस्ट एयरलाइन से सीख सकते हैं, जो पहले ही इस चक्कर में बुरी तरह फ्लॉप हो चुकी हैं। बिना ग्लोबल दबदबे के इन विदेशी दिग्गजों से टकराना सच में एक बहुत बड़ा जोखिम है। विजुअली अगर देखें तो ये एकदम क्लियर हो जाता है कि छोटी दूरी और मिडिल ईस्ट के बाजार में तो इनकी अच्छी पैठ है, लेकिन यूरोप में मार्केट शेयर सिर्फ 8% है, और नॉर्थ अमेरिका के बेहद मुनाफे वाले लॉन्ग हॉल रोड्स पर तो उपस्थिति एकदम 0 है। असली ग्लोबल स्केल हासिल करने के लिए असली खेल तो यहीं से शुरू होना है।
आगे बढ़ते हैं हमारे चौथे सेक्शन की तरफ, ग्लोबल स्लॉट्स और हब्स। तो इन मार्केट्स में घुसना इतना मुश्किल क्यों है? सबसे बड़ी दिक्कत है दुनिया भर के मौजूदा ग्लोबल हब्स का एकाधिकार। इसे ऐसे इमेजिन कीजिए, जब एक पॉइंट टू पॉइंट एयरलाइन दिल्ली से लंदन जाती है तो उसके पास सिर्फ एक सिंगल शहर के पैसेंजर्स होते हैं, लेकिन दुबई में बैठे किसी दिग्गज के पास बैंकॉक, नैरोबी और दिल्ली जैसे 20 अलग अलग रास्तों से आने वाले यात्री होते हैं, जो मिलकर लंदन वाली उस एक बड़ी फ्लाइट को पूरी तरह से फुल कर देते हैं। एक सिंगल रूट के भरोसे इतने बड़े नेटवर्क से टक्कर लेना बहुत बड़ा डिसएडवांटेज है। और दुनिया के सबसे बिजी एयरपोर्ट्स पर जगह पाने की कीमत सचमुच होश उड़ाने वाली है। $7.5 करोड़। ओमान एयर को लंदन के हीथ्रो एयरपोर्ट पर सिर्फ एक सिंगल लैंडिंग स्लॉट खरीदने के लिए इतनी भारी रकम चुकानी पड़ी थी। एक नई एयरलाइन के लिए इस तरह के प्राइम स्लॉट्स पाना या तो सालों का लंबा इंतजार मांगता है या फिर करोड़ों डॉलर का एक्स्ट्रा खर्चा। तो इसका काउंटर अटैक क्या है? इन बड़े हब्स के जाल को पूरी तरह से बाईपास करना। इसी स्ट्रैटेजी के तहत बिल्कुल नए एयरक्राफ्ट्स के बड़े बड़े ऑर्डर्स दिए गए हैं, जैसे A350-900 जेट्स जो 15 घंटे की नॉन स्टॉप उड़ान भर सकते हैं, और A321 XLRs जो 9 घंटे तक सीधे उड़ सकते हैं। मतलब सीधे न्यूयॉर्क या सिडनी पहुंचिए, वो भी मेगा हब्स वाले विदेशी झंझट में पड़े बिना। और यही बात हमें इस एक्सप्लेनर के सबसे दिलचस्प और आखिरी हिस्से तक लाती है, हाइब्रिड दांव। ये पूरी स्ट्रैटेजी एविएशन के एक ऐसे बिजनेस मॉडल पर टिकी है जिसे अभी तक पूरी तरह से परखा नहीं गया है। एक तरफ है स्टैंडर्ड इकोनॉमी और दूसरी तरफ है फुल बिजनेस क्लास, जहां ले फ्लैट बेड और लाउंज के साथ बहुत ज्यादा लागत आती है। तो ये इंडिगो स्ट्रेच क्या है? ये एक बीच का रास्ता है, एक सेमी लग्जरी अनुभव जिसमें 2x2 की रिक्लाइनर सीट्स मिलेंगी, ओबेरॉय का शानदार खाना मिलेगा, और वो भी ट्रेडिशनल बिजनेस क्लास के मुकाबले लगभग 50% कम कीमत पर। इस पूरे गैम्बल की साइकोलॉजी को ये कोड बिल्कुल परफेक्टली समझाता है। टारगेट वो महंगी कॉर्पोरेट कंपनियां नहीं हैं जो लाखों का टिकट खरीदती हैं, बल्कि टारगेट वो लाखों प्रोफेशनल्स हैं जो अपनी जेब से पैसे देते हैं और थोड़े ज्यादा आराम के लिए इकोनॉमी क्लास से कुछ हजार रुपए एक्स्ट्रा खर्च करने से पीछे नहीं हटते। उन्हें बस इसी अपग्रेड के लिए मनाना है। लेकिन रिस्क तो फिर भी है। 2-4 घंटे की फ्लाइट के लिए एक रिक्लाइनर और अच्छा खाना बहुत बढ़िया है, लेकिन 15 घंटे की लंबी उड़ान में चाहे यात्री ठीक से सोने के लिए पूरी तरह से फ्लैट होने वाले बेड की डिमांड करते हैं। जब नींद सबसे बड़ी प्रायोरिटी हो तो क्या सिर्फ 70% कंफर्ट वाला ये स्ट्रेच मॉडल उन्हें सेटिस्फाई कर पाएगा? और इसी के साथ हम इस एक्सप्लेनियर के अंत पर आते हैं। ये पूरी चर्चा हमें एक बहुत ही प्रोवोकेटिव सवाल पर सोचने के लिए छोड़ देती है। क्या ये नया हाइब्रिड दाव उन्हें ग्लोबल दिग्गज का ताज पहनाएगा, या फिर पुराने बजट एयरलाइंस की तरह ये कोशिश भी क्रैश हो जाएगी? अंतर्राष्ट्रीय यात्रा का भविष्य किस करवट बैठेगा, ये देखना वाकई दिलचस्प होगा। हमारे साथ इस विश्लेषण में जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।